जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, वालेकुम ठीक-ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। गुफ्तगू तो चलती चली आ रही है और आज मैं ऐसे देख रहा था इसका नवा हिस्सा शुरू हो गया है और मेरा ख़्याल है पिछले हिस्से में अगर मैं याद करता हूँ तो आपने वो तो कवर कर ही लिया था नेमतुल्लाह साहब का पीरियड। तो नेमतुल्लाह खान साहब के बाद क्या आपकी सारी जो सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई थी, आप घर बैठ गए थे या उसके बाद भी आपने जारी रखा जब नेमतुल्लाह साहब इलेक्शन हार गए थे? पहले तो इलेक्शन हारे क्यों वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमतुल्लाह साहब या जमात इस्लामी 2005 का बलदियाती इलेक्शन हार गई। परफ़ॉर्मेंस के बावजूद। कैसे हारी? सर एक ही जवाब है इसका, धांधली से हारी। उस धांधली के बेशुमार सबूत हैं और वो धांधली नहीं थे, धांधला कहेंगे उसको आप। जी। यानी धांधली तो होती है ना, चले जी चंद सौ चंद हज़ार वोट जो है, वो एमक्यूएम का स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता था। वो करते ये थे कि जी इलेक्शन हो रहा है स्मूथली, 3 बजे के करीब जनाब घुस गए बहुत से लोग। उन्होंने सबको उठा के बोला कि भाई हमारे हवाले कर दो सारा मटेरियल, और उसके बाद बैठ गया बंदा, ठप्पे लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, और आखिर में खुद ही ये रिजल्ट बना के पकड़ा दिया कि भाई लिख दो यार ये। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है, अच्छा मसला ये है कि जमात इस्लामी के कारकुनान होते हैं माशरे के शरीफ लोग, वो कोई असला बरदार लोग तो है नहीं, दहशतगर्द तो है नहीं। तो उनका मुकाबला कैसे कर सकता है कोई, जो कि पुलिस भी उनके लिए बिल्कुल खामोश बैठी हुई हो। यानी पुलिस के लोगों को पहले तो आगे पुलिस वालों को कहते थे कि भाई आप साइड पे हो जाओ, खामोशी से अपना काम करो, चाय पियो चलो यार, और हम हमें अपना काम करने दो। वो काम ये हुआ करता था। तो एम और यूँ भी 2005 महकमा में तालीम के जो रिटर्निंग ऑफिसर आते थे, ज़्यादातर उन्हीं के होते थे। सर जाली रिटर्निंग ऑफिसर, जाली अमला, बिल्कुल यानी जो एमक्यू में कारकुन है ना, उसको वो कर दिया करते थे कि वो जाके इशू करा लें जाके वो, और वो इलेक्शन ड्यूटी पे आ गया, उसकी तस्दीक की जाएगी, तो वो सरकारी आदमी होता ही नहीं था। और ये कोई एक दो नहीं है, बेशुमार वाकयात हैं इसके। तो अब इस तरह के माहौल में तो आप इलेक्शन हार ही जाएंगे। जिस तरह 2002 का इलेक्शन जमात हारी, अच्छी खासी सीटें हैं, इवन मनव्वर साहब, हमारे मोहम्मद मुस्लिम साहब, बहुत सारे लोग जीत गए थे। वो आखिर में उनकी हो गई सेटिंग मुशर्रफ साहब से। तो जिस तरह अभी सुन रहे हैं ना आप फॉर्म 47, उस वक्त का फॉर्म 47 कुछ और तरह का होता था। तो कराची में जमात इस्लामी 2005 का बलदियाती इलेक्शन जो है, वाज़े अक्सरियत से वो जीत गई थी, लेकिन वो हरवा दिया गया। ऐलान कर दिया गया कि भाई आप नहीं जीते, दूसरा जीता है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब रियासत से मुकाबला तो नहीं कर सकते आप। लेकिन उसके बाद असल में बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ जब नेमतुल्लाह साहब जो है ना नाज़िम नहीं रहे, तो वो फिर दफ्तर जमात में उनको एक ऑफिस दे दिया गया, राब्ते का ऑफिस, कि वहाँ वो बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे, और ज़ाहिर है उनका एक स्टैचर था। अभी हम आते हैं इलेक्शन पे, आपका कहना है कि हुँ, वाहिद फैक्टर जो था वो धांधली नहीं बल्कि धांधला था। अब मैं भी इसी कराची का हूँ, मुझे भी मालूम है कि क्या हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। एक थोड़ा-सा चुभता हुआ सवाल मैं करूँगा कि आपके ख़्याल में इस धांधली और धांधले के खिलाफ पब्लिक खड़ी नहीं हुई, ठीक है? जमात इस्लामी की तो ख़ैर छोड़ दीजिए, वो आपने कहा शरीफ लोग होते हैं, उनके पास नहीं सही। अवामुन्नास, क्या इनका भी रवैया जो है जमात इस्लामी के साथ वो नहीं रहा है जो कि मोहल्ले के मौलवी साहब होता है कि इज़्ज़त बड़ी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है को दामाद तो नहीं बनाते उनको ये। मैं किसी और तरीके से सवाल आपसे करूँगा, ये पहले क्या 72-73 में नहीं हुआ? जब औरंगी टाउन बसा है, कौन नहीं जानता कि औरंगी टाउन किसने बनाया? और आपकी पिछली किस्सों में बड़ा वाज़ेह हो गया कि जो खिदमत हुई हैं। जितनी ज़्यादा खिदमत की हैं जमात इस्लामी ने औरंगी टाउन को बनाने के लिए, क्या वो वोट बैंक में कन्वर्ट हुआ था? लोगों को गलतफ़हमी है कि औरंगी टाउन में जो है ना, जो काउंसलर्स के इलेक्शन थे अफ़गानी साहब वाले, देखिए तस्लीम भाई एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम की कोई साख का मसला है, या डिवाइड बहुत है पाकिस्तान में मुख्तलिफ बुनियादों पे ना, यहाँ के लोग डिवाइडेड हैं। तो एहतजाज तो सर देखें ना, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, एहतजाज नहीं हुआ। हुँ, अभी इमरान खान साहब का वोट बैंक है, पूरे पाकिस्तान में हर एक जानता है ना, वोट बैंक सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। तो क्या उनके लिए पब्लिक सड़क पे आ पा रही है? सही बात है। तो जमात इस्लामी तो बहरहाल कंपैरेटिवली छोटी पार्टी है ना सर। यहाँ तो सर हुँ, कौम का मिजाज ही नहीं है एहतजाज का। अखलाकी तौर पे आप, अब इन्होंने वोट डाल दिया, अपना बुनियादी फरीज़ा पूरा कर दिया। अब ये तो काम सर रियासत का है ना कि उस वोट के तकद्दुस का और उस वोट का जो मैंडेट का ख़्याल करे। अब अगर वही मिल जाए बेईमानों के साथ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं सर? अवाम जो है, वो वोट डाल सकती है, वो अखलाकी हिमायत दे सकती है, वो अपने जान हथेली पे रख के तो नहीं आ जाएगी सर। ये कहाँ होता है पाकिस्तान में, तो मैंने तो कम से कम आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी मैंडेट को बचाने के लिए अवाम बहुत बड़े पैमाने पे सड़कों पे आ गई हो। वैसे भी देखें पाकिस्तान में जो है ना सर, 60% लोग रहते हैं देही इलाकों में। लेकिन मैंने कम से कम अपने अब तक की ज़िंदगी में ऐसा कोई एहतजाज नहीं देखा जिसकी बुनियाद पे वाक़ई मैंडेट किसी को वापस मिल जाए। ये एक अनफॉर्चुनेट है। डॉक्टर साहब ये तो ख़ैर एक बड़ी लंबी बहस है जो आपसे मैं कभी और किसी और मौके पे करूँगा ये।
क्योंकि मैं तो ये भी देखता हूँ कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन कार्रवाई जो थी लियाकत बलोच साहब की थी, फिर जिनका वोट बैंक में जो हशर हुआ बाद में आपको मालूम है। मतलब उनको तो जो बहुत सारी एनजीओ ने कहा था कि जो पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द प्राइम प्राइम मिनिस्टर वो उनकी परफॉर्मेंस थी। तो इस मुल्क में ना तो पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस काउंट करती है, ना गलियों कूचों में कोई परफॉर्मेंस काउंट करती है। इलेक्शन जीतने के तरीके कुछ और थे, अगर हम उससे चले गए तो फिर हमारी की बाकी बातें जी, रह जी, जाएंगी। बिल्कुल, आइए बिल्कुल। 2005 के ऊपर। फिर वही है कि नेमतुल्ला साहब जो है वो इदारा नूर यक़ में बैठने लग गए और वहाँ पे बैठ के अपनी समाजी और जो कॉन्टैक्ट्स वाले सरगर्मियाँ थी उनकी, समाजी सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने शुरू कर दी। ज़ाहिर है जमात में तो किसी ओहदे पे नहीं थे। उसके बाद ये हुआ कि ज़लज़ला आ गया और ज़लज़ले में उनको जो है ना नेमतुल्ला साहब को इंचार्ज बना दिया गया। अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला आया कश्मीर में और केपी के कुछ इलाकों में। और कादिर हुसैन अहमद साहब जो अमीर थे जमात के, उन्होंने उनको ज़लज़ला में सरगर्मियों का, क्योंकि खान साहब को एक बहुत तवील तजुर्बा था खिदमत खल्क का, तो कादिर हुसैन अहमद साहब ने उनको ज़लज़ला ज़दा जितने भी इलाके थे उनमें खिदमत खल्क की सरगर्मियों का इंचार्ज बना दिया। अब खान साहब जब वहाँ गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप भी साथ चलें, तो अभी हम चले गए ज़ाहिर है साथ में, मैं भी और कई सारे डॉक्टर्स। फिर पीमा की एक टीम एक्टिव हो गई, फिर पूरे पाकिस्तान से जमात के लोग जो कुछ ना कुछ खिदमत खल्क का वो रखते थे, वो सब वहाँ पहुँचना शुरू हो गए, बहुत बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। इनिशियली क्या हुआ कि जी मीडिया में खबरें नहीं आ रही थी, जमात के सबसे बड़ा काम अल-खिदमत कर रही थी और मीडिया में जो है ना खबरें नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे कादिर हुसैन अहमद साहब ने जो है वो बाकायदा वहाँ से मुझे उनकी कॉल आई कि भई हम आपको चाहते हैं कि आप मीडिया सँभालें वहाँ जाके। तो मुझे उन्होंने फिर बना दिया इंचार्ज, नाज़िम बना दिया ज़लज़ला-ज़दा इलाकों का। ये भी एक अजीब टर्म थी, बाकायदा लेटर है मेरे पास, उसकी कॉपी पड़ी होगी। कि फिर अगले कई साल तक जो है ना मैंने फिर वो सरगर्मियाँ, मैं कई दफ़ा जाता रहा वहाँ पर, वहाँ रहता रहा और वहाँ से खबरें भेजा करता था, तस्वीरें भेजा करता था, वीडियोज़ बनाया करता था। बहुत सारे सहाफ़ियों को लेके वहाँ गया, मैं अपने तौर पे। यानी मैं अपने तौर पे वसाइल जमा किए अपनी फ़ैमिली में, दोस्तों से और बहुत सारे सहाफ़ियों को वहाँ लेके गया ताकि वो अपनी आँखों से देखें कि यहाँ काम कौन कर रहा है और खबर क्या आ रही है। उसके नतीजे में कुछ ना कुछ खबरें आना शुरू हुई जमात की, अल-खिदमत की सरगर्मियों की, पीमा की सरगर्मियों की, बहुत सारा काम था अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा काम जमात ही का था वहाँ पर। लेकिन मीडिया में कमज़ोरी थी, लेकिन वो मैनेज हुआ फिर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक सहाफ़ी हैं शब्बीर सुमरो साहब, जी, मैं जानता हूँ। वो उनको फिर वो भी आए वहाँ पर, हमारे एक दोस्त हैं हनीफ अकबर, वो उनको लेकर आए और उन्होंने फिर वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े फ़ीचर लिखे वहाँ के बारे में, जो फिर किताबी शक्ल में मैंने शाया किए 2 जिल्दों में, एक ज़लज़ला दास्तान 1 और 2। बड़ा उन्होंने मारकतुल आरा काम किया, बहुत मेहनत की उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जो है ना ज़लज़ला फिर उसी ज़माने जो हम वहाँ पर थे, तो एक दफ़ा जो है वो पीमा के हॉस्पिटल में ही हम रहते थे टेंट में। वहाँ पता चला कि खातून जो हैं वो 60 दिन के बाद या 40 दिन इनफैक्ट मुझे याद नहीं है, वो जनाब निकाली गई हैं। तो हम लोग वहाँ गए, एक अजीब-ओ-गरीब एक बिल्कुल ढाँचा बनी हुई औरत थी। बिल्कुल लग रहा था कि जी कोई मतलब जो है ना कि बस पता नहीं कैसे ज़िंदा थी वो। तो उसको रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लेकर आए, फिर उसको इस्लामाबाद भिजवाया। नक्शा बीवी नाम था उसका। तो उसको काफ़ी मीडिया में हाइप मिली। ज़ाहिर है एक अजीब-ओ-गरीब बात थी, वही 50-60 दिन के बाद एक औरत ज़िंदा निकल आई मलबे से। वहाँ कोई पानी आता रहा था, बारिश-वारिश का पानी जो है ना रिस-रिस के या को टपक रही होगी छत वगैरह जो जो जिस छत के नीचे थी वो। ये किताब कहाँ से शाये हुई थी? क्या कीमत थी इसकी? कराची में सर कोई कोई ख़ास कीमत वगैरह तो नहीं थी उसकी, ज़ाहिर है हाँ। कराची में शाया करवाई थी हमने और बहुत से लोगों को तक़सीम भी किया। ज़ाहिर है कोई कमर्शियल बुक तो नहीं थी। हुँ। तो लेकिन डॉक्यूमेंट हो गया ना कि जी, जी, ज़लज़ले जी। में जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, ख़ानदानों पे क्या गुज़री, बड़े अच्छे फ़ीचर्स थे और उम्मत अख़बार में वो आधे-आधे पेज के आते थे फ़ीचर, बहुत बड़ा उसकी वजह से लाखों लोगों को पता चला कि भई आपने क्या सरगर्मियाँ की हैं वहाँ पर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि हम जो काम करते हैं, उसे अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर करते हैं। लेकिन ये है कि आजकल जो एक थोड़ा-सा एतमाद की कमी होती है कि भई ये आदमी कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि मीडिया के इस लिहाज़ से बड़ा रोल है कि जब वो खिदमत को सामने लेकर आती है, तो उसकी वजह से फिर लोग और अट्रैक्ट होते हैं। तो 2005 में जमात की जो खिदमत थी, अल-खुदा की खिदमत थी, उससे फिर बाद में जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, तो लोग जानते थे एटलीस्ट कि भई ना नेमतुल्लाह साहब को जानते थे, अल-खुदा जानते थे, ज़लज़ले ज़दान को जानते थे। तो इसलिए बहुत से ऐसे लोगों ने भी फंड्स प्रोवाइड मुहैया किए हैं, जो जिनसे कोई जमात से ताल्लुक नहीं था, अलबत्ता साथ थी जमात की। ये बात सही है? देखिए सर बात ये है ना कि लोगों ने पैसा देना होता है। देखिए ज़कात तो हर साहिब इस्तिताअत ने देनी है ना ज़कात।
ये इसके अलावा लोगों ने सदक़ात भी देने हैं, कोई अच्छे काम करने की ख़्वाहिश पैदा होती है, तो किसको देंगे वो? भई उन्हीं लोगों को देंगे ना जो अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर ये उनको देंगे जो जिन पे उनको एतमाद होगा जिन कि पे भाई एतमाद होगा। ईमानदारी से खर्च होगा। तो क्योंकि बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह। एनजीओज़ दावे तो बहुत करती हैं। 3-4 तो यकीनन बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है कि डिलीवर किया उन्होंने। लेकिन अक्सर आजकल मैं देखता हूँ कि कागज़ी एनजीओज़ भी काफ़ी बनी हुई हैं, जिनका ज़्यादा खर्चा तो अपनी एस्टेब्लिशमेंट अपनी गाड़ी में लग जाता है। तो आदमी कैसे उन पे भरोसा कर सकता है? ना करें भरोसा। वही देखिए वही मैं नसीम कह रहा भाई, हूँ कि बुनियादी बात ये है ना हाँ, कि देखिए, जिस आदमी को पैसे देने हैं, उसको 2-3 चीज़ों का ख़्याल तो करना पड़ता है ना, कि वो जिनको पैसा दे रहा है वो ईमानदार लोग हैं, दयानतदार लोग हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, उनके इंतज़ामी अखराजात बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इन बातों का ख़्याल तो खुद जी हर आदमी बिल्कुल, को करना पड़ता है सर। करना पड़ता है जो उसे। पैसे देने वाले लोग होते हैं, वो आम तौर पे पढ़े-लिखे, माशी तौर पे बेहतर लोग होते हैं ना, हुँ। तो इतनी तहक़ीक़ तो उनको करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कि लोग जो है बहुत ही आसान समझते हैं, किसी भूखे खाना खिला दो, क्योंकि कुरान के अंदर भी है। लेकिन फिर चैरिटी और ज़कात के पैसे से सड़क के ऊपर बिरयानी खिलाना और कोरमा खिलाना आपके हक में है? बुनियादी बात ये है कि अगर मैं इसके हक़ में होता तो मैं कर रहा होता, ठीक है ना? नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा लोग उसकी वजह को समझें कि क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, बुनियादी बात ये है ना कि हम तो हर चीज़, एक मुसलमान होने की हैसियत से, हर चीज़ में देखते हैं कि भई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है। देखिए तस्लीम भाई, ये वाक़या तो सबको पता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा, "मैं बिल्कुल भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास पैसे, और आप मेरी कोई मदद कीजिए।" तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "तो कुछ तो होगा।" तो उससे फिर एक प्याला उसको लेकर आया, जिसको उन्होंने फ़रोख्त करके जो है उसे कहा, एक कुल्हाड़ी दिलवा दी कि जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो, उसको बेचो, तो वो माली तौर पे बेहतर हो गया। और यकीनी तौर पर देखिए, तो मैं इसकी मुखालफत तो नहीं कर सकता कि भई आप भूखों को खाना खिलाएँ, लेकिन ऑर्गेनाइज़ तरीके से जो है ना, जी। खाना खिलाना जो है, इसकी बहुत अफ़ादियत मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन ये काम जैसे शुरू हुआ था ना सर, शुरू उस वक़्त ख़राब तरीके से नहीं हुआ था। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, देखिए हम लोगों ने तो जेपीएमसी से, ज़ाहिर है कि जी वहाँ काम किया हुआ है, जेपीएमसी में हाउस जॉब की है। या सिविल अस्पताल को हम देखते थे ना, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं, जी, जी, बिल्कुल, जो हाँ। इंटीरियर सिंध से या बलूचिस्तान से हाँ, या उनके फ़र्ज़ करें घरवाले कहीं से साथ में आए आए होते हुए हैं। हैं, सही बात अब है। साथ आए हुए हैं, वो बेचारे सड़क पे वो बैठे हुए पोज़ीशन हैं, कुछ और है। तो वो पोज़ीशन उसी वहीं से स्टार्ट हुआ था ये, कि हाँ। उनके लिए जो है ना खाना खिलाने का इंतज़ाम कम से कम 2 टाइम कर दिया जाए। वो बाद में फिर सड़कों तक आ गया। हमारे यहाँ तो होता है ना सर, काम शुरू होता है किसी शक्ल में, वो फैलते-फैलते सड़कों पे आ गया। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई ख़राब काम है। तो मैं देखता हूँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या रक्षा ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। आजकल तो सर देखें ना, महँगाई इतनी हो गई है, खाना बड़ा महँगा हो गया है। वही लोग लाइन में लगे होते हैं सुबह-सुबह, लेकिन बहरहाल ये बेरोज़गारी को कम करने वाला काम नहीं है। जो असल काम है ना, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होना, जी, जी, पाँव पे जी, जी। खड़ा करना, इस तरह नहीं हो सकता इस सर ये पे काम। मुझे सिर्फ़ 1-2 इतराज़ात हैं सारे, मैं कहता हूँ इनके ऊपर, कि पहली बात तो ये कि जहाँ पे हुक्म है भूखों को खाना खिलाने का, वहाँ ममालिक भी तब्दील की कि इस किस्म का कोई आप वो ना करें। तो ये तो देखिए, आप जिसको खिला रहे हैं उसका अपना एक स्टेटस क्या है, कैसे खा सकता है ये। मैं कहता हूँ अगर ये सड़कों के ऊपर ये सिर्फ़ दाल-चावल खाने छोड़ दें, लोग आधे हो जाएँगे। ठीक है? सीधी बात है। जिस आदमी का स्टेटस ही वो नहीं है, आप उसको केएफसी के डब्बे पकड़ा देंगे, नहीं, वो खा ज़्यादती जाएगा। सर, ये तो मैंने कहा ना, इस काम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, बहुत और गुंजाइश है। दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर कराची शहर को देखें, बहुत लोग करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अरबों रुपए इकट्ठा होता है, और मैं बताऊँ खाने पे भी करोड़ों रुपए आता है ये। लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि सारी एनजीओज़ मिलके लेट्स से कि हाईवे के करीब कोई ऐसी जगह ले लें कि जहाँ पे दोनों चीज़ साथ-साथ हो, भई जब तक तो आपका हिसाब नहीं हो रहा, आप 3 वक़्त बैठ के खाना खाइए, और कोई अपना स्किल डेवलपमेंट कर लें ताकि आपको दोबारा कभी ये नौबत ना आए। बहरहाल मेरी ऐसा कोई एक अरेंजमेंट नहीं देखा मैंने कि मेरी जाके इस बारे में मेरी राय ये है कि इस काम में ना, भूखों को खाना खिलाने का जो काम की फ़ज़ीलत बहुत है इस्लाम में, लेकिन इसके मैकेनिज़्म को ठीक होना चाहिए, इसमें बेहतरी की मैं बहुत इत्तेफ़ाक गुंजाइश है। करता हूँ। तो मैं इसमें मुखालिफ तो नहीं हूँ इस बात का, जी, जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके तरीक़ेकार में और बेहतरी आनी चाहिए। जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनको और ट्रांसपेरेंट और बेहतर तरीक़ा बनाना चाहिए इसका। हाँ, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और होना चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस कम्युनिटी में मैं रह रहा हूँ, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे औरतें तो बहुत मेहनत करती हैं, और मर्द जो है ना वो जाके खाना खाते हैं और कचहरी करते हैं, ठीक है? वो काम-शाम करने लोगों ने छोड़ दिए हैं। मैं बता रहा हूँ, इस कम्युनिटी में मैंने देखा है कि जहाँ उनको ज़रूरत कोई नहीं है, हर चीज़ मिलती है। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है कि जो लोग ये काम करते असल हैं, में ये भी अगर इसको थोड़ा-सा लिंक कर दें कि भई हम आपको हर वक़्त का खाना देंगे,
आप जवाब में क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, हमें ना दें। ऐसे बिल्कुल ठीक कोई है सर। सोशल सर्विस हो ऐसी कि आपने की, आपको कूपन मिल गया, हो जाके ले लिया, आपको लगे कि हाँ यार मैंने एक मस्जिद में जाके सफाई कर दी थी पूरी है, इसका मुझे कूपन मिल गया। असल में एक जो है ना तस्लीम भाई, हमारे यहाँ जो है ना नेगेटिव बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो एक मामला है ना कि भाई कुछ कम्युनिटीज के अंदर कुछ इलाकों से औरतें या फैमिलीज कराची आते हैं, उनकी औरतें घरों में काम करती हैं, ठीक है ना, और लोग ये समझते हैं कि मर्द शायद काम ही नहीं करते। भाई क्या ऐसा कोई डेटा है किसी के पास इस दावे की तस्दीक के लिए? कभी को साइंटिफिकली को सर्वे किया गया है? देखिए मेरे घर में अभी आती हैं 2-3 औरतें आती हैं ना अलग अलग, क्योंकि मेरी वाइफ तो वर्किंग वुमन है। तो मेरे घर पे कम से कम 3 खवातीन रोजाना आती हैं अलग अलग काम के लिए। मैं तो उनसे जानता हूँ, जाहिर देखें वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पहली बात तो ये है कि भाई मैं अपने घर में मर्दों को तो उन कामों के लिए नहीं बुला सकता ना। अगर खाना पकाना है किस चंद एक टाइम का, या कपड़े धोने हैं, या सफाई करनी है घर की, तो ये मैं किसी मर्द को तो रख नहीं सकता सर इस काम के लिए, जाहिर है। तो अल्टीमेटली औरतें ही करेंगी, ठीक है। जब मैं उन वो तीनों के जो शौहर हैं वो तीनों के तीनों काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चे काम कर रहे होते हैं सर। हाँ, ऐसा नहीं दोनों है, चीजें देखें मुमकिन कोई है। साइंटिफिक डेटा के बगैर ना हम एक तासुर बना लेते हैं कि अच्छा भाई इनके शौहर तो हड़ाराम है, घर पे लेटे रहते हैं और ये औरतें बेचारियां काम करती हैं। सर ऐसा नहीं होता, मेजोरिटी जो है ना उनके शौहर मजदूरी कर रहे होते हैं। स्पेशली जो सराइकी बेल्ट के लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास तो राशन लेने के लिए या किसी और काम के लिए। आप यकीन करें 90% लोगों के हस्बैंड भी काम कर रहे होते हैं, औरतें भी, क्योंकि सर गुजार हम तनख्वाह कितनी देते हैं उनको? भाई मजदूर को तनख्वाह कितनी मिलती है? जो औरतें घरों पे आती हैं उनको कितने लोग पैसे देते हैं सर? तो दोनों मिलके ही गुजारा करते हैं। उनको पंजाब भी भेजना होता है, अपने जहाँ से वो आए होते हैं ना वहाँ ही पैसे भेजने हैं। तो हमारा तासुर है इस बारे में ये। मेरा अपना तासुर ये है कि जो औरतें हमारे घरों में काम कर रही हैं उनके 90% मर्द भी काम कर रहे हैं। तासुर शायद लोगों का ये बन गया कि नहीं जी वो हराम है असल इनका। देखिए तासुर होता है तजर्बे के ऊपर, ठीक है? हर एक का आपके तजुर्बा अलग तजुर्बा कुछ अलग और है, है जी सर। मेरे तजुर्बा बिल्कुल कुछ और हैं। मैं भी बिल्कुल थोड़ा-सा सही है। इसमें रहा हूँ ये, और मुझे मालूम है कि यहाँ पे बेचारी जो बलूच औरतें हैं, सिंधी औरतें हैं, वो सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, कुछ नहीं जो कचरा इकट्ठा कर लिया, बेच दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये वो काम है जो गली में मैं कह रहा हूँ कि जो अगर एक औरत आके कर सकती है, तो मर्द भी आके कर सकता है। सर वो वाला लेकिन घर में तो नहीं हो सकता ना सर, घर में तो मर्द नहीं आ मैं तो घर सकता। के बाहर की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं घर हाँ, के बाहर की बात कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल खैर ये बिल्कुल। एक लंबी बहस ये है, अलग अलग लेकिन तजुर्बात ये होते हैं कि लोगों मैं के। ये देखा है कि जिस जिस इलाके से, जिस कम्युनिटी से, जिन कोठों से आते हैं, वहाँ पे मैं गया हूँ कई बार ये, मर्दों को मैंने हमेशा होटल पे कचहरी करते देखा है और क्लफ लगे हुए कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है? और उनको उनके पास एक ही बहाना है, जब नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता है। लेकिन मैं कहता बदकिस्मती हूँ है, भाई गैरत कहाँ गई है? अगर ऐसा है तो बड़ी बदकिस्मती है। मैं सिर्फ इसी वाक़यात की बात कर रहा सही हूँ, देर बाद सही। है की जैसे। बहरहाल हम और यकीनन है कि हमारे यहाँ अल्लाह का बड़ा करम है सबके पास ये, कि जो घर में सपोर्ट की जो ख़वातीन आती हैं, ये वाक़ई बहुत ही नीडी होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि घर चला रही होती हैं, और ये वो हैं जिनको पूरी मदद करनी चाहिए। बल्कि आज बिल्कुल ही सर, मैं बिल्कुल सुबह सही। एक वो ज़कात का बयान आ रहा था, तो उन्होंने बताया बतौर ख़ास ये कि ज़कात के ज़्यादा मुस्तहिक तो जो आपके घर में क मासियाँ सब आती हैं, प्रोवाइडेड है कि आप उसको तनख़्वाह का हिस्सा बना के ना दें। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही वरना है। बाहर बिल्कुल आप ऐसे ही कहाँ ढूँढ से कर रहे हैं, है। जब ऐसे ही ये है, बिल्कुल मेहनती ऐसे ही है, औरतें आपके बिल्कुल पास आ ऐसे रही ही है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए हम आगे चल रहे हैं फिर अच्छा अच्छा। तस्लीम भाई, मैं अर्ज कर रहा था 2005 का, तो जी, फिर हुआ ये कि ज़लज़ले से हम वापस आए। तो मैं फिर देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतनी सफ़ाकी और इतनी ढिठाई के साथ कि नेमतुल्लाह खान ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, सब काम तो मैं कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर है सर हम लोगों ने 4 साल तक जो है सब कुछ छोड़-छाड़ के, इवन मैंने तो जॉब छोड़ी थी ना अपनी। तो मैं तो इंडस हॉस्पिटल जो है ना, ये पहले था इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल, मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर था। जिस दिन नेमतुल्लाह साहब ने कहा, मैंने कहा चलें जी, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया और यहाँ पर आ गया। यहाँ मेरे को तनख्वाह तो नहीं मिलती थी ना, हम तो अपने जो जमा पूँजी थी उससे ही गुज़ारा करते थे, या ज़ाहिर है मैं और मेरी वाइफ़, क्योंकि तो गुज़ारा होता रहा। अब किराए के मकान में रहते थे, छोटे से 120 यार्ड्स के, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, आज भी नहीं है। अब वो जनाब अजीब-ओ-गरीब दावे कर रहे हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में तो चौकीदार बैठा होता था, 12 बजे दरवाज़ा खुलता था। तो मुझे जो है ना बड़ी इरिटेशन शुरू हो गई, सच्ची बात ये है। और हम सब करीब के लोगों को, हमारे दोस्तों को जिन्होंने काम किया था खान साहब के साथ, मैं गया दारुल हक, ठीक है जी। वहाँ मैंने एक जमात के एक ज़िम्मेदार से कहा कि भई वो खान साहब के ज़माने की जो वीडियोज़ का रिकॉर्ड था, क्योंकि हर प्रोग्राम की वीडियो बनती थी और तस्वीर थी, वो मुझे दे दीजिए आप, वो कहाँ रखी हैं? जो हम इतने बड़े मतलब सादा लौ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बखुदा वहमो गुमान में नहीं था
कि जमात इस्लामी जैसी मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन के पास वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। क्या? जी। रिकॉर्ड नहीं थे इनके पास? सर, जो वो लोग आज भी हयात हैं, मैं आपको उनका नाम तो नहीं लूँगा, ज़ाहिर है मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। जब मुझे उन्होंने कहा ये कि अरे एक साहब ने मुझसे कहा कि यार फयाज़ भाई, आप 90s से आ रहे हैं दारुल हक़, अब तक आप समझ नहीं सके पार्टी को। कमाल मैंने कहा है। सर मैं क्या समझूँ पार्टी को सर? मुझे तो रिकॉर्ड चाहिए, अब मैं क्या करूँ? मुझे बताएँ कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, मीडिया पे उनका गलबा है। अब मैं कैसे समझाऊँ लोगों को कि नहीं यार ये गलत बोल रहा है आदमी ये, तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। कहने लगे यार आपको पता है जमात में कहाँ होता है इस तरह, जो काम कमाल हो है, गया वो हो गया। कमाल है। अब बखुदा बताऊँ आपको मैं कि मैं तो बिल्कुल मेरी ना जिसे कहते हैं ना ज़मीन पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? खैर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक आदत है कि मैं जो है ना अपने घर पे एक रिकॉर्ड रखता हूँ। तो मेरे माशाअल्लाह, पास कोई हाँ। 4-500 तस्वीरें थी तस्वीरें। हुँ, वीडियोज़ का रिकॉर्ड तो मैं कहाँ रखता, तस्वीरें थी मेरे पास। तो मैंने चलें सोचा कि उनसे काम चला लेंगे कुछ ना कुछ तो इंशाअल्लाह। उसके बाद क्या हुआ कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो थी, उस ज़माने में केएमसी नहीं थे ना सर, सिटी डिस्ट्रिक्ट हुँ, गवर्नमेंट थी। उसका जो वीडियोग्राफर था, उससे मेरा राब्ता था। उसकी मैंने कोई कोई की होगी मदद कोई थोड़ी बहुत या प्रमोशन कराने में हेल्प की होगी, क्योंकि मेरा उन लोगों से अच्छा एक मोहब्बत का ताल्लुक था ना। उस वीडियोग्राफर को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मैं डॉक्टर फैयाज़ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे आप। मैंने कहा जो वीडियोज़ थी ना जिस तरह सफारी पार्क की थी, केआईएचडी की थी और कराची ज़ू के कुछ प्रोग्राम्स की थी, क्या वो मुझे मिल सकती हैं? तो कहने लगे कि जी नहीं मिल सकती, वो तो सरकारी रिकॉर्ड है, आपको कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा कॉपी करा के वापस कर दूँगा मैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको पता ही है जो बैठे हुए हैं आजकल लोग, हुँ। अगर उन्हें पता भी चल गया, हाँ, तो किसी ने मुखबरी कर दी अगर किसी ने कि मैंने आपको दिया है, तो आपको पता है मेरी तो बोरी बंद हो जाएगी। ये कराची वाला समझता है बोरी तो बंद किसे कहते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे मार दिया जाएगा या तशद्दुद किया जाएगा, ज़ाहिर है, तो मैं तो नहीं कर सकता ये काम। लेकिन मेरी एक आदत है, वो हर एक को पता है मेरे दोस्तों को, फैमिली में कि मैं ना चीज़ों के पीछे पड़ जाता हूँ। जो मैं तय कर लेता हूँ काम बस मैंने करना है तो करना है। पिछली 8 किस्तों में मैंने आपसे यही सीखा है, तो कंसिस्टेंसी। हुआ फिर ये कि मैं ना हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ महीने बाद, जी अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? यार वो वीडियो प्लीज़ कुछ देख लें ज़रा यार, बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब देखें अभी तो बैठे हुए हैं, अभी क्या हो सकता है फलाँ। अब देखें टाइम गुज़र रहा है, टाइम गुज़र के 5-4 साल पूरे हो गए। मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम नहीं रहे। आप सोचिए 4 साल मैंने फ़ॉलो किया उस आदमी को, किसके लिए? नेमतुल्लाह साहब की वीडियोज़ के लिए, उस दौर की वीडियोज़ के लिए, जिसकी किसी की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी ना। हाँ, हाँ। फिर जब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम नहीं रहे तो उस बंदे का मुझे फ़ोन आया एक दिन, हुँ। यार डॉक्टर साहब मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ आपसे, वो वीडियोज़ जो है ना वो दे नहीं सका। तो अब आप बताएँ मैंने वो वीडियोज़ निकाल ली हैं, तो मैं कहाँ पहुँचा दूँ वो? मैंने कहा अच्छा ये तो ये लॉटरी निकल गई अपनी तो यार। खैर मैंने उनको एक जगह बताई तो वो एक गाड़ी के अंदर 2 बड़ी-बड़ी बोरियाँ जो है ना बोरियों में भर के ले आए वो। अच्छा, वो कई सौ कैसेटें थी सर वो, अच्छा। कई सौ कैसेटें थी। उनको फिर मैंने अपने घर पे देखें मैं कोई जमात में किसी ज़िम्मेदारी पे या किसी ऑफ़िस बेयर तो था नहीं ना। तो मैं उस ज़माने में शिफ्ट हो गया था फेडरल एरिया में एक बड़ा घर था 400 गज़ का वहाँ पर किराए का मकान था। मैंने फिर ये किया कि उन तमाम वीडियोज़ के लिए ना घर पे एक सेटअप लगा लिया, एक फ़र्द को हायर कर लिया मैंने, वीडियोग्राफ़ी का और उसका फिर मैंने वीसीआर खरीदे पुराने क्योंकि वो कैसेटें थी वीसीआर वाली, जी, 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 पुरानी जी, बिल्कुल, कैसेटें। हाँ, हाँ। तो उनको देखने के लिए जो है ना मैंने फिर वीसीआर खरीदे पुराने, एक हाँ, खरीदा फिर दूसरा खरीदा, वो मिलते भी नहीं थे सर, हाँ। बड़ी मुश्किल से मुझे मिले। फिर एक टीवी खरीदा पुराना कलर टीवी और एक इक्विपमेंट खरीदा जो वीडियो कैसेट्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल में। तो वो सही, कई सही। महीने लग गए उसमें कि सारी जनाब तो जो ये है ना सारा वो काम आप तनहा करते रहे। बस एक साथ में बंदा रखा हुआ था। तो आपने बहुत बड़ा ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड अपने पास है। वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जमात का काफ़ी सारा रिकॉर्ड इस तरह का मेरे पास मिल रहा हो तो किसी को शौक नहीं है इस चीज़ का। हाँ। देखिए अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे कोई साढ़े 9 टाउन चेयरमैन थे, यानी 9 टाउन चेयरमैन थे, टाउन नाज़मीन थे और एक आधे जो है वो वाइस चेयरमैन थे या नायब नाज़िम समझ लें आप। आप यकीन करें किसी टाउन के पास मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। सब के सब मेरे दोस्त थे, सब के सब। आज भी हैं उनमें से जो जो ज़िंदा हैं वो आज भी हैं। मैंने हर एक को फ़ोन भी किए हैं, गया भी हूँ कि यार कोई वीडियो रखी है आपने? ओह जी, नहीं जी, हम तो बड़े बिज़ी थे। बिज़ी के चक्करों में क्या हुआ सर किसी ने कोई रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं की। और अब मैं आपको ये वो नहीं कर रहा कोई खुदा ना खास्ता वो मैं तो अपने अपने ये वो अंदर अलमिया की है जो मेरे ख्याल है जी, पता रहना मीडिया चाहिए लोगों को मैनेजमेंट क्या का ताकि बहुत आइंदा बुरा कभी हाल ना है। करें ऐसे। आप पूछ लेना, अभी देखिए बात ये है
कि खुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कब हुआ है? 1979 में हुआ है ना। सिर्फ 41 से लेकर 79 तक वो जिंदा रहे ना। उनकी कितनी वीडियो मिलती हैं? मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब की कितनी वीडियो मिलती हैं? ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे जाके कुछ और वीडियोस के बारे में जो मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज को, मैंने मुझे कितनी ख्वारी करनी पड़ी। तो सर उस जमाने में तुम्हें कायद आज़म की वीडियो मिलती है, गांधी की वीडियो मिलती है ना सर वीडियो। तो हमारे यहाँ जो है ना इस तरफ तवज्जो नहीं रही है, वजह जो भी हो मुझे नहीं पता उसका। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब बेहतर हुआ है पिछले चंद सालों में काम। मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक दफ़ा मैं एक जमात इस्लामी ख़वातीन के लिए ना एक डॉक्यूमेंट काम कर रहा था कुछ, कि हमने क्या-क्या काम किए माज़ी में, ख़वातीन नज़म ने या जमात ने। तो मुझे महमूद आज़म फ़ारूक़ी साहब की तस्वीर इदारा नूर से नहीं मिली। तो वो मुझे उनके साहबज़ादे होते हैं अमेरिका में, दोस्त हैं हमारे सीनियर हैं जमील आज़म फ़ारूक़ी। उनको मैंने फ़ेसबुक पर राब्ता किया तो उन्होंने तस्वीर भेजी जो मैंने उस वाली उसमें लगाई डॉक्यूमेंट के अंदर। फ़ारूक़ी साहब जो जमात के अमीर रहे, मिनिस्टर रहे, वज़ीर इत्तलात थे, मिनिस्टर भी नहीं सर वज़ीर इत्तलात थे, उनकी कोई अच्छी तस्वीर उनकी क्या मैं अभी लेटेस्ट बताऊँ आपको, हकीम इकबाल साहब थे, कराची के अमीर रहे, अल खिदमत के बानी थे वो, शुबे जी हकीम इकबाल हुसैन साहब, शुबे खिदमत खल्क के बानी थे वो। उनकी तस्वीर मुझे उनके साहबजादे से जो डॉक्टर हैं इत्तेफाक से, उनसे मुझे मिली है, वो भी एक ग्रुप फ़ोटो था, उसमें से मैंने निकाली और अभी मज़मून छपवाया जिसारत में मैंने, उनके साहबजादे ने मुझे दिया था, तो लोगों को पता लगा अच्छा हकीम इकबाल साहब कौन थे भई। इसी तरीके से एक साहब थे जो गफूर साहब के रिश्तेदार भी थे, जो कराची जमात के 2 या 3 दफ़ा अमीर रहे, हकीम थे वो भी। हकीम तो हिकमत तो बाद में प्रैक्टिस की उन्होंने, मशहूर आदमी थे बहुत, आप भी आपको नाम याद होगा उनका, सादिक हुसैन साहब। जी, जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर सादिक हुसैन साहब की एक तस्वीर, बहुत छोटी-सी तस्वीर, मुझे गफूर साहब के जो पोते हैं, हमारे दोस्त हैं, जूनियर हैं, उन्होंने प्रोवाइड की, बड़ी मुश्किल से मिली, बहुत ही मुश्किल से। एक सिंगल तस्वीर जो है ना, रिकॉर्ड कीपिंग का बुरा हाल है। ये वाक़ई ऐसा अजीब-ओ-गरीब सा मामला है। आपने यकीनन सुना होगा हकीम मोहम्मद यामीन सिद्दीकी साहब का नाम। सर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने फिर इसी तरह का उनकी लाइफ़ को समझने के लिए, हालाँकि मेरे मामू भी थे, मोविस का मैंने इंटरव्यू किया। मैंने अपनी पूरी फैमिली में सर्च किया कि कहीं उनकी कोई ढंग की तस्वीर मिले। पूरी बाकी छोड़ी जमात के बाद फैमिली ने मुश्किल तमाम, फिर मैंने एक शादी की ग्रुप फ़ोटो में से उनकी तस्वीर निकाल के फिर मैंने सवाल किए, उनकी तस्वीर नहीं थी। या तो इतने सादा लोग होते थे। ये हाँ, उस ज़माने में सर नहीं था, लेकिन बहरहाल देखें, एक आदमी है, वो खुद तो किसी को नहीं कहेगा ना कि भई रिकॉर्ड करें, लेकिन रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना सर आपको। तो उस रिकॉर्ड के लिए ही कम से कम ये तो पार्टी को सिस्टम है ना, पार्टी को करना चाहिए कि नहीं जी आप रिकॉर्ड कीपिंग का तो करें, वरना तो आइंदा आने वाले नस्लें तो नाम से पता नहीं होगा किसी को कि भाई कौन साहब थे, कौन से हमारे मोहसिनीन थे वो। सिलसिला है अफसाना ज़िंदगी का, जिसके अंदर कॉर्पोरेट क़यादत है, अदीब शायर हैं, याद रफ़्तगा हैं, तालिम रहनुमा हैं। यकीन कीजिए इसका वाहिद मोटिव ये है कि कहीं ये रिकॉर्ड पे चीज़ें आ जाएँ और 20 साल बाद भी लोगों को मालूम हो कि भई कौन थे, क्या थे, कैसे थे। ऐसे ही है सर, देखिए देखिए मुझे भी अजीब-सा, असल में मैंने बड़ा सोचा था आपके पास आने से पहले, कि यार क्या इन बातों को रिकॉर्ड करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं भई, असल में होता क्या है कि ज़ाहिर है कि आपको क्रेडिट देने का शौक नहीं है, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ, कि ये जो नौजवान नस्ल जो देख रही है, वो देखिए यार हो सकती है चीज़ें। हाँ, हिम्मत हार के ना बैठो। और सर खामख़ा मतलब बात असल में ये है, नौजवानों को समझना पड़ेगा कि देखें कोई भी काम, कोई इदारा ना आसमान से नाज़िल नहीं होता, तो ज़मीन फाड़ के नहीं निकल जाता। उसके लिए बड़ी ख़्वारी करनी पड़ती है। वो ख़्वारी करने का जज़्बा मुझे लगता है अब कम होता जा रहा है। इसको थोड़ा-सा इसी में रोकते हैं, फिर अगली किस्त पे आएँगे।